लाल झंडा का आतंक से और उसके आंदोलन से फैक्ट्रियां हुई है बंद। निरसा विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र नहीं रहा, फैक्ट्रियां होने लगा बंद और लोग पलायन करने लगे। ये लाल झंडा का देन है, इस पे क्या कहेंगे? ओमबास को किसने लाया? नहीं, ये तो नया फैक्ट्री है, पुराना बहुत सारा बंद फैक्ट्री हो गया। देखिए, फैक्ट्री बंद होती है, उसके पीछे में ऐसा नहीं रहता है। जनता का, मजदूरों का पैसा रहता है, मजदूरों का बकाया रहता है, और कंपनियां जो है कई बार जो है अपना दिवालिया घोषित करके और अपना मुनाफा, अपना पूंजी निकाल करके भागने के चक्कर में जो है वो लोग मजदूरों का पैसा जो है वो रोक देते हैं, उनका वेतन नहीं देते। उस समय जो है मजदूरों का आवाज और हक जो है लाल झंडा उठाता है। अब मालिक तो मालिक होता है, मजदूर मजदूर होता है, हम लोग मजदूरों के साथ है। मालिक भाग जाते हैं, मालिक जो है उनका पैसा नहीं देते, तो मजदूरों के शोषण के खिलाफ हम लोग कि उनका आतंक, खौफ कितना करता है कि ये अपना करोड़ों का संपत्ति को छोड़ना मंजूर करते हैं, ना कि फैक्ट्री को चलाकर संचालित करके क्षेत्र को विकसित करने के लिए, स्थानीय आदमी को रोजगार देने के लिए। ये काम को उन लोग को लगता है कि ये आसान है, फैक्ट्री बंद कर देना। इतना आतंक कंपनी मालिक पे करता है लाल झंडा, उनके कारण कंपनी मालिक को फैक्ट्री बंद करके जाना पड़ता है, इनका कहना है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि गौर अच्छा की बात करते करते 250 करोड़ रुपया तो इलेक्ट्रॉल बंड से, बीफ कंपनियों से चंदा ले ली भारतीय जनता पार्टी ने। तो उनका काम है कहना। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे उठाती है जिनका वास्तविक धरातल पर कोई जगह नहीं होती है, कोई जमीन नहीं होती है। ये उनका शुरू से काम है। अडानी अंबानी से मोहब्बत करने वाली जो उनके पार्टी के आका ही हैं, तो वो विचारधारा उनके कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचती है। और पूंजीपतियों की जो है, आप देखिए ना, देश का अधिकतर जो संपत्ति है, बांग्लादेश को जो है मोदी सरकार ने, पिछली गवर्नमेंट ने 232 गांव दे दिए। किन शर्तों पर दे दिए? तो इनकी नीतियां शुरू से जो है वो मजदूर विरोधी, छोटे व्यापारी विरोधी, छोटे उद्योग धंधों को नहीं पनपने देना है ना, क्योंकि इनका तो भाई लाडला बेचेगा। अगर एक सुई बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री डालनी है तो वो सुई जो है उनका लाडला बनाएगा, अडानी जी बनाएंगे, पूरा सेंट्रलाइज होगा। रेलवे बेच दिए, सेल बेच दिए, बेल बेच दिए। तो ये तमाम जो है वो एक दो घरानों के हाथ में जो है सिमटने के लिए सारे छोटे उद्योग धंधे और व्यापारियों को किस तरह से बर्बाद कर दिया जाए और उनके खिलाफ में नीतियां बना करके तमाम उद्योग धंधे को। पिछले 25 वर्ष मैं आपको अभी रिलायंस फैब्रिक्स, KMCL, KFS, बिहार फैब्रिक्स, थापर एंड थापर, अशोक फैक्ट्रीज, ऐसे 30 से ज्यादा कल कारखाने जो पिछले 25 सालों में बंद हुए हैं। क्यों बंद करे? इन लोगों के राजनीति के कारण। जो लालगढ़, मैंने आपको इससे पहले कहा था कि इस निरसा को लालगढ़ कहा जाता है। 25 साल से ज्यादा सिर्फ एक चक्र राज इन लोगों ने किया है, और इस दरमियान में सारे कल कारखाने बंद हो गए हैं। मैं मानता हूँ कि आप मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन सी हक की लड़ाई की हमेशा बंद हो जाती है? आप लड़िए उसको चालू करने के लिए। बंद सारे का पैसा मिल भारतीय जनता पार्टी के राज में तो अभी तक विजय माल्या जो पैसा लेके भाग गया वो नहीं मिला, नीरव मोदी जो पैसा लेके देश का भाग गया वो नहीं मिला। तो इस सरकार से अगर आप उम्मीद करते हैं तो एक ये लंबी लड़ाई है जनता का, ये जनता को लड़नी होगी। और भाकपा माले जो है वो जनता की इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं, सड़क से लेकर के संसद तक हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सत्ता हमारे हाथ में केंद्र का है नहीं, सारा का पैसा केंद्र सरकार जो है वो दबा करके बैठी हुई है। आम गरीब गुरबोज का पैसा है, वो खटके खाने वाले का पैसा है, छोटे छोटे व्यापारी, फल बेचने वाले, ठेला बेचने वाले, सब्जी बेचने वालों का पैसा है। ये मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये इतने निचले तबके का पैसा है कि इसको दबा करके इस तरह का जो काम, ये एक शर्मनाक काम जो है। आपके पास करोड़ों रुपया है, 10,000 करोड़ रुपया अंबानी अडानी का माफ करने के लिए, उनका जो है कर्ज को जो है आप ओवरड्राफ्ट करने के लिए आपके पास फंड है, बजट है, लेकिन गरीबों का जो पैसा है वो आप, जबकि आप वसूल चुके हैं सहारा के तमाम एसेट से, उसके बाद उसको नहीं लौटाना और इस तरह का धोखा देना। पहले भी 15 लाख रुपया बोले थे, पहले भी सीमा सुरक्षा की बात किए थे, पुलवामा हो गया है ना, पहले भी जो है वो तो एक जुमलेबाजी और आपका धूर्तों की सरकार है। आप लोग आप देख सकते हैं, इस पे बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने दिया था, है ना, कभी नोटबंदी, कभी ये कभी वो। तो ये करके जनता को बस परेशान करने का, हमको नहीं लगता कि इस सरकार से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आम जनता या आम जनों की समस्या का कोई समाधान। वाम फ्रंट भाई साहब हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो सोच है, अगर हम लोग के साथ, भारतीय विचारधारा के साथ अगर मैच करती तो ये लोग पश्चिम बंगाल से साफ नहीं हो गए होते। और आज जो टीम बनाकर ये लोग कर रहे हैं, इनका जन्म उन्हीं लोग को गाली देकर बना है। उनका निरंतर ये लोग विरोध करते थे, कांग्रेस का निरंतर ये लोग विरोध करते थे, TMC का निरंतर ये लोग विरोध करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। आज ये सारा लोग जो है एक समीकरण बना है, एक गठबंधन। 40 करोड़
ये सहारा इंडिया में लग जाने के बाद अचानक से भी को ये पता चलता है कि सहारा इंडिया फर्जी काम कर रही है। सवाल ये हो जाता है कि सहारा इंडिया अगर फर्जी काम कर रही थी तो ये भारत सरकार को पता चलता है 40 साल के बाद। सहारा इंडिया का टी शर्ट पहन करके इंडियन क्रिकेट टीम सारी दुनिया में क्रिकेट खेलता है, उसके बाद ये बताते हैं कि कंपनी फर्जी कंपनी है। जिन लोगों ने सहारा इंडिया को उस वक्त में बिना किसी दस्तावेज का बिना किसी ऑथेंटिकेशन के लिए लाइसेंस दिया, करोड़ों अरबों रुपए हिंदुस्तान के गरीब गुरबे लोगों से तसल्ली के लिए, सबसे पहला सवाल तो उनसे हो जाना चाहिए। और आज अगर भारत सरकार ये बोल रही है कि हम वापस करेंगे और मामला ये सुलझा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा। इतनी हड़बड़ा करके कुछ भी कर देना शायद। आधार कार्ड उसकी गोपनीयता और उसकी सुरक्षा हाथ में है। क्या राज्य सरकार आधार कार्ड की डेटा, उसकी गोपनीयता, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदार है, या केंद्र सरकार जो है वो आधार कार्ड को है? कटो को बांटेंगे, किसको काटेंगे, इस पे देखिए, ये तो आप लोग सब जान रहे हैं कि देश का जो स्थिति है किस प्रकार से ये हो रहा है कि जहाँ रोहिंग्या की संख्या बढ़ रही है, जहाँ घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पर हमारे जो भारतीय सनातनी लोग हैं उन पर देश में घुसपैठिया या बात करेगी बाहरी शक्तियां अतिक्रमण कर रही है, तमाम मुद्दे अगर है तो जो सीमा सुरक्षा की जुड़ा जो मामला है, केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल के मालिक कौन होते हैं, किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में होती है। तो अगर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी या आपका केंद्र सरकार जो है वो मोदी जी के रहते में अगर सीमा में घुसपैठ हो रहा है, तो इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कैडरों को मोदी जी के खिलाफ वोट करना चाहिए, क्योंकि उनसे सीमाएं नहीं संभल रही है, सीमाओं का सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले भी जब आप 2014 के पहले के कोई भी प्रधानमंत्री जी का भाषण उठा करके देख लीजिए, तो वो कहते हुए आपको मिलेंगे मनमोहन सरकार पर हमला करते हुए कि आतंकवाद और घुसपैठ की समस्या जो है ये केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और हमें सत्ता दे दीजिए तो हम इसको संभाल लेंगे। उसके बाद भी पुलवामा हो जाती है और अभी झारखंड में आकर के ये लोग घुसपैठ और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे सीमाएं नहीं संभल रही है तो आप केंद्र की सरकार से सारी बातें है, आप सिर्फ आरोप अपनी विश्वसनीयता को साबित नहीं कर सकते हैं। आज जब हमारे पास साक्ष्य है, संथाल में आप जाएंगे जो कि आपका पश्चिम बंगाल से साहिबगंज से सटा हुआ जो उधर एरिया है बांग्लादेश का, हर दिन वहाँ भाजपा सरकार में एक बात चल रही है, तरीके से हमको सत्ता में वापस आना है, तो कटोगे या बटोगे या नारा लग रहा है। ये लोग भटकाने भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से मुद्दा को सेटल करो और लोगों को जैसे भी बाका फुसला करके हमारा वोट ले लो। ये भाई साहब लगे हुए हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मुद्दा है, ये अब केंद्र सरकार जाने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में अगर कोई लूपहोल्स है तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी की जो मामला है वो केंद्र सरकार के हाथों में होती है। अगर कोई घुसपैठिया, अगर कोई बाढ़ के नीचे से, सुरंग के नीचे से तार काट करके अगर चली आ गई हो और अवैध तरीके से आई हो, इसकी जानकारी अगर इस समय झारखंड में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी को हो, तो ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी ओछी राजनीति करने के लिए, चंद वोटों की खातिर बाहरी शक्तियां अगर हिंदुस्तान के एकता और अखंडता पर खतरा बन रही है, तो ये झारखंड सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसे। हम एक दूसरे पर ये मुद्दा को, इस गेंद को फेंक नहीं सकते हैं। भाजपा वाले झारखंड सरकार पर फेंके जा रहे हैं, झारखंड सरकार भाजपा वाले। तो अभी हमारे सोनी डिजिटल मीडिया में हमारे सामने जो है 3 दिग्गज है, जो कि JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से सोमनाथ महतो जी और CPI से परिषद सदस्य हैं यहाँ पे सोमनाथ चक्रवर्ती जी, और इधर रिंटू पाठक जी जो कि BJP से हैं, और ये महागठबंधन से CPI से हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे सवाल की ओर जाते हैं कि कटोगे, किसको बांटेंगे, किसको काटेंगे, इस पे क्या कहेंगे शॉर्ट में? देखिए, ये तो आप लोग सब जान रहे हैं कि देश का जो स्थिति है किस प्रकार से ये हो रहा है कि जहाँ रोहिंग्या की संख्या बढ़ रही है, जहाँ घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पर हमारे जो भारतीय सनातनी लोग हैं उन पर मुसीबत आ जा रहा है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि सब हम लोग को जितने सनातनी हैं सभी एकता के साथ रहे और भारत के लोग सब संगठित रहे, ताकि हम लोग जो देश विरोधी शक्ति है उसका मुकाबला कर पाएंगे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये जो मुद्दा है जिसको भारतीय जनता पार्टी खड़ा करना चाह रही है, हम लोग पहले भी कहे कि ये ऐसा मुद्दा है जिस सर के बल खड़ा है, उसको जबरदस्ती सीधा आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें कि
घुसपैठिया बढ़ रहा है, या बात करें कि देश में जो है बाहरी शक्तियां अतिक्रमण कर रही है, ये तमाम मुद्दे अगर है तो जो सीमा सुरक्षा की जुड़ा जो मामला है, केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल के मालिक कौन होते हैं, किसके हाथ में होती है, केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। तो अगर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी या आपका केंद्र सरकार जो है वो मोदी जी के रहते में अगर सीमा में घुसपैठ हो रहा है, तो इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कैडरों को मोदी जी के खिलाफ वोट करना चाहिए, क्योंकि उनसे सीमाएं नहीं संभल रही है, सीमाओं का सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले भी जब आप 2014 के पहले के कोई भी प्रधानमंत्री जी का भाषण उठा करके देख लीजिए, तो वो कहते हुए आपको मिलेंगे मनमोहन सरकार पर हमला करते हुए कि आतंकवाद और घुसपैठ की समस्या जो है ये केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और हमें सत्ता दे दीजिए तो हम इसको संभाल लेंगे। उसके बाद भी पुलवामा हो जाती है, और अभी झारखंड में आकर के ये लोग घुसपैठ और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे सीमाएं नहीं संभल रही है तो आप केंद्र की सरकार से जो है इस्तीफा दीजिए, बाकी दूसरे नेताओं को मौका दीजिए, वो लोग केंद्र सुरक्षा जो है, सीमा की सुरक्षा है, वो तमाम मुद्दे जो है हल कर लेंगे। चाइना जो है लगातार घुसते जा रहा है भारत की सीमा में, लगातार तिब्बत में, सियाचिन में अतिक्रमण बढ़ रहा है। तो सीमाएं जो है और देश का आंतरिक सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार का मामला, और केंद्र सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। और इसको सिगुफा के तौर पे, जुमलेबाजी के तौर पे वो लोग सोचेंगे झारखंड में इससे माहौल बना लेंगे, लेकिन ये उल्टा अंततः घिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही रही है, क्योंकि ये उसकी विफलता को साबित करती है। अब झारखंड राज्य सरकार सीमाओं पर पहरेदारी नहीं करवा सकती है, इनका मुद्दा नहीं है। क्या कहेंगे? मेरे से हाँ, जो जवाब दिए कि आप विफल हैं। देखिए, आप जो है इनका जिनका बात सुन रहे हैं, अभी हमारे मित्र ने जो बताया कि भारतीय जनता पार्टी में विफल हो रही है, इसका प्रमाण आप मीडिया के लोग हैं और देश की जनता जान रही है कि हमारी सैन्य ताकत कितनी मजबूत हुई है। और हमारे सिर्फ देखने मात्र से पाकिस्तान और चाइना का हालत खराब हो जाता है। तो इस सीमा का विषय नहीं है, जो राज्य के लोग हैं, जैसे ही घुसपैठ बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है, और बांग्लादेश चूंकि हम लोग के यहाँ से बहुत सटा हुआ है, नजदीकी है, और उनका जो संचार है हमारे यहाँ के जो विपक्ष के जहाँ सरकारें चलती है वहाँ पर उनका बहुत सांगठनिक मजबूती रहता है। और वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही आते के साथ ही उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाता है। उन्होंने तो कहा कि गृह मंत्री का इसमें रोल है। आप बताइए कि राज्य में जो है प्रशासन जो है, राज्य की जो पुलिस है, वो गृह मंत्री कितना तक प्रभावित कर सकते हैं? आप बताइए, आप जिम्मेवार आदमी हैं, यह बोलने की बात है। बोले गृह मंत्री प्रभावित नहीं कर सकते, नहीं बचा सकते हैं। तमाम आपके दर्शक बुद्धिजीवी हैं और शिक्षित दर्शक हैं आपके, वो हमको लगता है कि बखूबी समझेंगे कि सीमा जो है वो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी है और वो किसके हाथ में है। हाँ, एक नया सवाल जो है वो हमारे जो है सामाजिक मित्र ने रखा कि वोटर कार्ड बन जाता है और ये सब चीज, आधार कार्ड का डेटा, उसकी गोपनीयता और उसकी सुरक्षा किसके हाथ में है? क्या राज्य सरकार आधार कार्ड की डेटा, उसकी गोपनीयता, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदार है, या केंद्र सरकार जो है वो आधार कार्ड को कंट्रोल करता है? देखिए, बातें खोखली है। आप सिर्फ आरोप लगाकर अपनी विश्वसनीयता को साबित नहीं कर सकते हैं। आज जब हमारे पास साक्ष्य है, संथाल में आप जाएंगे, जो कि आपका पश्चिम बंगाल से साहिबगंज से सटा हुआ जो उधर एरिया है बांग्लादेश का, हर दिन वहां से लोग घुसता है। आधार कार्ड, आपने जो कहा आधार कार्ड का जो गोपनीयता सुरक्षा जो केंद्र सरकार का, इस पे होगी। आधार कार्ड कहाँ बनता है? आधार कार्ड बनाने वाले व्यक्ति क्या हैं? सभी लोग को मोदी सत्यापित करते हैं क्या? वो राज्य के लोग हैं। पैसे के बल पे, आपको पता नहीं है कि पैसे के बल पे सारा चीज होता है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो राज्य सरकार के हाथ में है ना। आप जो डेटाबेस का बात कर रहे हैं, आप कई एक मामला आप जैसे पत्रकार ने प्रकाशित किया है कि यहाँ पर दूसरे जगह के लोग आके गलत एक आदमी का दो आधार कार्ड आधार कार्ड जो बन रहा है उसका गोपनीयता सुरक्षा तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो उसको आप कैंसिल कर, नाम बदल कर, आपका दस्तावेज छुपा कर, ये कई बार भंडाफोड़ हुआ है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा एक मशीनरी काम करता है इसके लिए। ये तो जांच के समय समय पर कई बार दिखता है। आप जैसे मीडिया के लोग ही दिखाते हैं कि
जी आते हैं और यहाँ बोलते हैं इलेक्शन का समय में कि सहारा का पैसा पाई पाई मिल जाएगा, कहते हैं, क्योंकि आज तक नहीं मिला। एक बार फॉर्म भी भरवाए थे। सहारा का पैसा, जो सहारा पीड़ित हैं, जो सहारा में जिन लोगों का पैसा है, ये दर्द और ये दुख जो है उन परिवारों से पता करना चाहिए। और हमको लगता है कि जो सहारा के जो सवाल है और उसके पैसे का जो मुद्दा है, वो पूरे कैबिनेट में हमारे आरा के जो सांसद है सुदामा प्रसाद, उन्होंने बखूबी रखा। और केंद्र सरकार को इस सवाल पर अगर किसी ने संसद में सवाल उठाया है तो हमको लगता है कि सहारा पीड़ितों का सवाल जो है वो भाकपा माले ने उठाया है। और हम लोग जो है जनता के मूल सवालों पर, उनके रोजी रोजगार, अधिकार, उनके पैसा, उनकी सामाजिक सुरक्षा, इन सवालों पर हम लोग अड़ी है। और इन सवालों पर हमारी लड़ाई के लिए ही हम लोग जाने जाते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग किसी तरह का कोई एक फर्जी मुद्दा लाके, एक डायग्राम सेट करके, या जो मुद्दे खड़े ही नहीं हो सकते, जो सर के बल खड़े, वैसे मुद्दों पैसा मिल पाना संभव है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के राज में तो अभी तक विजय माल्या जो पैसा लेके भाग गया वो नहीं मिला, नीरव मोदी जो पैसा लेके देश का भाग गया वो नहीं मिला। तो इस सरकार से अगर आप उम्मीद करते हैं तो एक ये लंबी लड़ाई है जनता का, ये जनता को लड़नी होगी। और भाकपा माले जो है वो जनता की इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं, सड़क से लेकर के संसद तक हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सत्ता हमारे हाथ में केंद्र का है नहीं, सहारा का पैसा केंद्र सरकार जो है वो दबा करके बैठी हुई है। आम गरीब गुरबोज का पैसा है, वो खटके खाने वाले का पैसा है, छोटे छोटे व्यापारी, फल बेचने वाले, ठेला बेचने वाले, सब्जी बेचने वालों का पैसा है। ये मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये इतने निचले तबके का पैसा है कि इसको दबा करके इस तरह का जो काम, ये एक शर्मनाक काम जो है। आपके पास करोड़ों रुपया है, 10,000 करोड़ रुपया अंबानी अडानी का माफ करने के लिए, उनका जो है कर्ज को जो है आप ओवरड्राफ्ट करने के लिए आपके पास फंड है, बजट है, लेकिन गरीबों का जो पैसा है वो आप, जबकि आप वसूल चुके हैं सहारा के तमाम एसेट से, उसके बाद उसको नहीं लौटाना और इस तरह का धोखा देना सीधी सीधी तौर पर जो है आम जनता से धोखा। स्टेटमेंट दिया, वो क्या उसमें कितना मतलब सच्चाई है और क्या मिल पाएगा? पहले भी स्टेटमेंट दिए थे, 15 लाख रुपया बोले थे, पहले भी सीमा सुरक्षा की बात किए थे, पुलवामा हो गया है ना, पहले भी जो है वो जी। और आपका धूर्तों की सरकार है, आप लोग आप देख सकते हैं, इस पे बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने दिया था, है ना, कभी नोटबंदी, कभी ये कभी वो, तो ये करके जनता को बस परेशान करने का। हमको नहीं लगता कि इस सरकार से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आम जनता या आम जनों की समस्या का कोई समाधान करने के मूड में। बोलिए। बोले नहीं दे पाएंगे, जो स्टेटमेंट दिए अमित शाह वो नहीं उतर पाएंगे। देखिए, और जो मेरे भाई साहब अभी बता रहे हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो सोच है, अगर हम लोग के साथ, भारतीय विचारधारा के साथ अगर मैच करती तो ये लोग पश्चिम बंगाल से साफ नहीं हो गए होते। और आज जो टीम बनाकर ये लोग कर रहे हैं, इनका जन्म उन्हीं लोग को गाली देकर बना है। उनका निरंतर ये लोग विरोध करते थे, कांग्रेस का निरंतर ये लोग विरोध करते थे, टीएमसी का निरंतर ये लोग विरोध करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। आज ये सारा लोग जो है एक समीकरण बना है, एक गठबंधन बना है। लेकिन का बात है, सब लोग को जानना चाहिए कि सहारा का जो कर रहे थे कि अगर उस सहारा का फॉर्म भराया कुछ दिन पहले, बहुत सारा फॉर्म भराया, लेकिन पैसा नहीं आया। मेरा बात सुनिए, अभी जब सहारा के लिए हमारे कोऑपरेटिव जो सहकारिता मंत्री है श्री अमित शाह जी, इन्होंने एक बहुत बड़ा विषय है, एक दो आदमी का पैसा नहीं है जिसको आप जांच कर लीजिएगा और उसको दे देंगे सचिन जी। इसमें क्या है, कोई का फॉर्म भराया और 500,000 रुपया खर्चा हुआ, साइबर कैफे में 100 रुपया करके 500 रुपया 1000 रुपया का खर्चा हुआ, वो पैसा नहीं, फिर से स्टेटमेंट देते हैं, फिर से पैसा मिलेगा। अभी क्या है कि इसके लिए जब सरकार ने कहा है तो आप उस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कहते हैं उसको पूरी तरह से करते हैं। और उसके लिए 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ दिए? सॉरी, आप कोई भी आप लोग का यही बात है, जब इनकी बात को आप सुनते हैं तो पूरी तन्मयता से पूरी भी इसके साथ करते हैं। बोलिए बोलिए, इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। पूरा तन्मयता। अभी अगर आपके पास कोई विषय है तो सुनिए, मेरा भी पक्ष सुनिए। सहारा एक बहुत बड़ा विषय है, देश के बहुत सारे लोगों ने, जैसा कि भाई साहब ने बताया, छोटे छोटे निवेशकों ने पैसा उसमें लगाया है, लेकिन वो पैसा जो है उस सही हाथों में देना भी इस व्यवस्था की जिम्मेवारी है। उस समय सहारा का जन्म भी पश्चिम बंगाल से हुआ, हमको पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है उस समय वाम फ्रंट का ही सरकार था।
किस परिस्थिति में किसको कैसे लाइसेंस दिया गया, व्यापार करने का दिया गया, ये सारा चीज तो ये जांच का विषय है। लेकिन जब देश के बहुत सारे लोगों का पैसा का बात आया तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने सोचा कि उनको पैसा कैसे दिया जाए। तो इसमें एक बहुत बड़ा समस्या है। जब कार्यालय बंद होने का स्थिति हुआ तो बहुत सारा लोग जो स्थानीय स्तर पर कार्यालय चल रहा था, मैंने सहारा के लोगों से बात किया है, तो उनके पास फर्जी ये पैसा जमा हो गया है, लेकिन सहारा के मूल कार्यालय में नहीं गया और वो पैसा जो है निवेशकों से ले लिया गया, उनके पास सर्टिफिकेट भी है। तो इसका जब तक कि सत्यापन नहीं हो जाएगा तो वो पैसा कैसे भुगतान किया जाएगा, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने बहुत तरह का उसमें फर्जीवाड़ा है। तो उसको जांच करके सही लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और वो निश्चित तौर से पैसा का भुगतान होगा। और ये उलझा हुआ मामला है, इसको सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा और एक एक आदमी का पैसा का भुगतान होगा। बोलिए सोमनाथ जी, क्या सहारा का पैसा मिल पाना संभव है? पिछले बार भी फॉर्म भराया गया था लेकिन पैसा नहीं आया। इस समय वर्तमान में अगर सरकार ये बोल रही है कि इस पैसे को हम वापस करेंगे और इसके लिए कटिबद्ध है, तो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर के थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यह सच्चाई है कि जिन दिनों सहारा का जन्म हुआ था आज से 40 साल पहले, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जन्म हुआ और तब से लेकर के पिछले 40 वर्षों तक सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन भारतवर्ष में काम की। 40 साल तक करोड़ों अरबों रुपए सहारा इंडिया में लग जाने के बाद अचानक सेबी को यह पता चलता है कि सहारा इंडिया फर्जी काम कर रही है। सवाल ये हो जाता है कि सहारा इंडिया अगर फर्जी काम कर रही थी, और ये भारत सरकार को पता चलता है 40 साल के बाद, सहारा इंडिया का टी शर्ट पहन करके इंडियन क्रिकेट टीम सारी दुनिया में क्रिकेट खेलता है, उसके बाद ये बताते हैं कि कंपनी फर्जी कंपनी है। जिन लोगों ने सहारा इंडिया को उस वक्त में बिना किसी दस्तावेज का, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के लिए दिया, करोड़ों अरबों रुपए हिंदुस्तान के गरीब गुरबे लोगों से तसल्ली के लिए, सबसे पहला सवाल तो उनसे हो जाना चाहिए। और आज अगर भारत सरकार ये बोल रही है कि हम वापस करेंगे और मामला ये सुलझा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा। इतनी हड़बड़ा करके कुछ भी कर देना शायद थोड़ा जल्दीबाजी हो जाए। दूसरी बात मैं इस पर आना चाह रहा था, अभी आप बात कर रहे थे, ये चुनाव का माहौल है, अगले 2 दिन के बाद वोटिंग होना है। मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जब हम अपनी बातों को निरसा के 3.5 लाख वोटरों तक पहुंचा सकें कि निरसा का भविष्य हम कैसे संवार सकते हैं। आज का सवाल, आज का मुद्दा ये हो जाना चाहिए। सहारा एक पुराना उस पे आ रहे हैं आप, जो कर उस पे आ रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कटो और बटो वाली मामला को लेकर के, जिसको लेकर के हमारे साथी जो इंडिया काउंसिल के मेंबर सोमनाथ जी हैं, संयोग से मैं भी सोमनाथ हूँ, और ये हमारे बड़े भाई रिंटी पाठक जी हैं भाजपा से। मैं इन दोनों से थोड़ा ये सवाल करना चाहता हूँ, जरा आप इस खेल को समझिए। भाजपा सरकार के दिमाग में एक बात चल रही है कि किसी भी तरीके से हमको सत्ता में वापस आना है, तो कटोगे या बटोगे या नारा लग रहा है। ये लोग भटकाने भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से मुद्दा को सेटल करो और लोगों को जैसे भी बाका फुसला करके हमारा वोट ले लो। ये भाई साहब लगे हुए हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मुद्दा है, ये अब केंद्र सरकार जाने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में अगर कोई लूपहोल्स है तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी की जो मामला है वो केंद्र सरकार के हाथों में होती है। अगर कोई घुसपैठिया, अगर कोई बाढ़ के नीचे से, सुरंग के नीचे से तार काट करके अगर चली आ गई हो और अवैध तरीके से आई हो, इसकी जानकारी अगर इस समय झारखंड में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी को हो, तो ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी ओछी राजनीति करने के लिए, चंद वोटों की खातिर बाहरी शक्तियां अगर हिंदुस्तान के एकता और अखंडता पर खतरा बन रही है, तो ये झारखंड सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसे। हम एक दूसरे पर ये मुद्दा को, इस गेंद को फेंक नहीं सकते हैं। भाजपा वाले झारखंड सरकार पर फेंके जा रहे हैं, झारखंड सरकार भाजपा वालों पर फेंकी जा रही है, नहीं है। ये भारत की अस्मिता का सवाल है, ये भारत की अखंडता और एकता की सवाल है, ये भारतवर्ष की अस्तित्व का सवाल है। ये जो रोहिंग्या वाला मसला आया है, रोहिंग्या आया, बांग्लादेशी घुसपैठे हैं, पाकिस्तान से के बाढ़ से निकल करके आ रहे हैं, ये लोग कुछ लोग, चाहे इस समय पश्चिम बंगाल का बॉर्डर हो या झारखंड का बॉर्डर हो, यहाँ पर आए दिन ये खबर छप जाती है अखबारों में कि लोग पाकुड़ है, दुमका, ऐसे कुछ क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर एरिया हमारे आ जाते हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठे आ रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ से चले आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। आखिर इन लोगों को सह कौन दे रहा है? सह दे रहे हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय सरकार बनी है। इस समय ममता बनर्जी की सरकार बैठी हुई है, इससे पहले भी घुसपैठिया का मसला था, जिस समय वहां पर वामफ्रंट पर सरकार चल रही थी, ज्योति बसु का, बुद्धदेव भट्टाचार्य का। आज ये ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार चल रहा है। ये लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं।
देश की अस्मिता को खतरे में डाल करके फर्जी बढ़ा करके गलत तरीके से लोगों को अच्छा, आइडेंटिटी दे करके निरसा पे आता है। निरसा पे विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग या विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं लाल झंडा का आतंक से और उसके आंदोलन से फैक्ट्रियां हुई है बंद। निरसा विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र नहीं रहा, फैक्ट्रियां होने लगा बंद और लोग पलायन करने लगे। ये लाल झंडा का देन है, इस पे क्या कहेंगे? ओमबास को किसने लाया? नहीं, ये तो नया फैक्ट्री है, पुराना बहुत सारा बंद फैक्ट्री हो गया। देखिए, फैक्ट्री बंद होती है, उसके पीछे में ऐसा नहीं रहता है, जनता का मजदूरों का पैसा रहता है, मजदूरों का बकाया रहता है, और कंपनियां जो है कई बार जो है अपना दिवालिया घोषित करके और अपना मुनाफा, अपना पूंजी निकाल करके भागने के चक्कर में जो है वो लोग मजदूरों का पैसा जो है वो रोक देते हैं, उनका वेतन नहीं देते। उस समय जो है मजदूरों का आवाज और हक जो है लाल झंडा उठाता है। अब मालिक तो मालिक होता है, मजदूर मजदूर होता है, हम लोग मजदूरों के साथ है, मालिक भाग जाते हैं, मालिक जो है उनका पैसा नहीं देते, तो मजदूरों के शोषण के खिलाफ हम लोग मजदूरों के साथ खड़े हैं। मतलब नहीं है कि वो फैक्ट्रियां जो है क्या बंद हो गई, वो तो पूंजी व्यापार और व्यापारियों का अपना एक अलग कहानी होता है। इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि लाल झंडा ने हमेशा मजदूरों के हक अधिकार की आवाज उठाई है और उनका जो है शोषण के खिलाफ में जो आवाज उठाई है, और ये हमारा मुद्दा है। विपक्ष आरोप लगाते हैं लाल झंडा का आंदोलन, जो लगातार आंदोलन करते हैं जिसके कारण फैक्ट्रियां हुई है बंद, तो बंधुआ मजदूर बनवा दिया जाए, आंदोलन नहीं किया जाए, जनता के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, मजदूरों के पैसे में, मजदूरों के अधिकार के लिए, उनकी न्यूनतम मजदूरी के लिए, स्किल्ड लेबर्स का न्यूनतम मजदूरी के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए, उसके लिए आंदोलन नहीं किए जाए। यही तो जवाब दीजिए इसका। देखिए, इन लोगों का जो लाल पार्टी का ये है, इन लोगों का दूरंदेशी दुनिया के साथ मैच करने वाला नहीं है। इनका जो सोच है बहुत ही संकुचित है। ये जब बात करते हैं कि हम मजदूरों का बात करते हैं, मजदूरी रख लेता है इसलिए हम फैक्ट्री बंद करवा देते हैं, तो मजदूरी कोई भी जब व्यापारी व्यापार करने के लिए प्लांट लगाता है तो करोड़ रुपया लगाता है और उसमें मजदूरी बहुत सामान्य रहता है। वो अपना मजदूरी देने के लिए क्या अपना फैक्ट्री करोड़ का इन्वेस्टमेंट को छोड़ देगा? लेकिन आप समझिए आतंक और उनका खौफ कितना खतरनाक रहता है कि ये अपना करोड़ों का संपत्ति को छोड़ना मंजूर करते हैं, ना कि फैक्ट्री को चलाकर संचालित करके क्षेत्र को विकसित करने के लिए, स्थानीय आदमी को रोजगार देने के लिए। ये काम को उन लोग को लगता है कि ये आसान है, फैक्ट्री बंद कर देना। इतना आतंक इनका बढ़ जाता है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, आपके भी घर में कोई ना कोई काम करता है, आप इतना बड़ा मीडिया हाउस चलाते हैं, आपके भी कर्मी होंगे, उनके सुख दुख का हिसाब हर कोई अपने अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनका सुख दुख का हिसाब रखने के लिए मालिक भावनात्मक रूप से भी तैयार रहता है। साथ ही साथ देश जो है भारत में कानून का राज चलता है और यहाँ सब चीज़ के लिए कानून के लिए फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है, न्यूनतम मजदूरी देखने के लिए लेबर का डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो इसमें इन लोगों का जो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, तो ये लाल पार्टी के लोग जो है ये मालिक को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं और ब्लैकमेल करते जब मालिक थक जाता है तो बंद हो जाता है कारखाना। और यही प्रश्न चिन्ह हम यहाँ जिनको विधायक बनाने के लिए ये लोग जी जान से लगे हुए हैं, तो उनके क्षेत्र में जो उनके अधीनस्थ है, जो उनके मित्र हैं, वहाँ न्यूनतम मजदूरी का कभी बात नहीं होता है। लेकिन जो इनके गुड बुक में नहीं है, उनके यहाँ उनके कारखाने में न्यूनतम मजदूरी की बात की जाती है। तो ये दो तरफा जो नीति है वाम फ्रंट का, इसको अब जनता पहचान चुकी है। आज 1-2 सीट अगर वाम फ्रंट के पास है तो उसका यही है कि सभी लोग, सारे विपक्षी एक साथ मिलकर जनता को लूटने वाले जितने लोग हैं, सभी लोग एक मंच पर आके एक शक्ति बने हैं। और दिग्भ्रमित होने वाले भी कुछ लोग हैं जो कि इन लोगों के लुभावने बातों में पूंजीवाद और ये वो जो इन लोग बोलते हैं, उन लोग को समझते हैं और इस कारण से उन लोग उनके लुभावने बातों को सुनकर उनके जाल में फंस के उनको वोट दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग आज राष्ट्रभक्ति की बात को समझ रहे हैं। इनको विश्वास है कि मोदी जी ने इनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। मालिक पे इतना जुल्म करता है लाल झंडा, और जुल्म के कारण कंपनी मालिक को फैक्ट्री बंद करके जाना पड़ता है, इनका कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि गौरक्षा की बात करते करते 250 करोड़ रुपया तो इलेक्ट्रॉल बंड से, बीफ कंपनियों से चंदा ले ली भारतीय जनता पार्टी ने। तो उनका काम है कहना। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे उठाती है जिनका वास्तविक धरातल पर कोई जगह नहीं होती है, कोई जमीन नहीं होती है। ये उनका शुरू से काम है। अडानी अंबानी से मोहब्बत करने वाली जो उनके पार्टी के आका ही हैं, तो वो विचारधारा उनके कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचती है। और पूंजीपतियों की जो है, आप देखिए ना, देश का अधिकतर जो संपत्ति है, बांग्लादेश को जो है मोदी सरकार ने, पिछली गवर्नमेंट ने
232 गांव दे दिए। किन शर्तों पर दे दिए? शर्तों पर वो गांव जो है उसने बांग्लादेश को हस्तांतरण किया, उसके बाद वहां पे अडानी का पावर प्लांट खुला। देश से गृह मंत्री को या तमाम बड़े लीडरों को जो प्रोटोकॉल सुविधा नहीं है, अचानक से हम लोग सुनते हैं कि अडानी जी जाके पाकिस्तान के पीएम से मिल रहे हैं। उसके बाद अडानी जी का जो है पावर प्लांट पाकिस्तान में भी खुलता है। तो ये एक सरकार है जो शुरू से जो है कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के चंदे पे पलने वाली सरकार है, और उनके चंदे के लिए जो है उन्हीं की हक की नीतियों की बात करेंगे, है ना। आप जो सरकारें जो संसद जो चुन के आएंगी तो जिनके पैसों से चुन करके आएंगी, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा चुनाव के समय हम लोगों ने कहीं पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया। हमने किसी भी बड़े कंपनी से हमने चंदा नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से देखा जाए तो ईडी, सीबीआई, तमाम मिशनरी का उपयोग ही इसलिए किया कि लोग डर से जो है एक आतंक से जो है वो चंदा डाले। तो पूरे देश में जो तमाम बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उन तमाम को ईडी और सीबीआई के नाम पे आतंकित करके धक्का करके जो है इन्होंने चंदे वसूले। और ये चंदा वसूलने वाली पार्टी का ये पूरा काला चिट्ठा जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से देश के सामने है। अब हमारे ऊपर तो आप आरोप है, आपका मुंह है, आप उसे कह दिए, आप कुछ भी कह दिए, पर आपका तो सत्यापित है, प्रमाणित है। आपने पूरे देश में माहौल बनाया गोरक्षा का, उसके बाद बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा ले लिए, और ये सत्यापित है, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में है। तो हमने, हमारी पार्टी ने 10-10 रुपया हम लोग जनता के चंदे से जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोडरमा लोकसभा चुनाव में जो है जनता के पैसे से हमने चुनाव लड़ा। तो हमारा तो कहीं से भी ये चीज नहीं है ना। तो आप आरोप है उसको आपका निरसा विधानसभा पर, निरसा विधानसभा में जो फैक्ट्रियां बंद हो रही है, और ये बात रियल बात है कि औद्योगिक क्षेत्र था लेकिन औद्योगिक क्षेत्र नहीं रहा। इनका कहना है कि जुल्म से देखिए, केंद्र सरकार की जो नीतियां होती है वो लगातार जो है छोटे व्यापारियों और उद्योगों के खिलाफ वो बन रही हैं। आप इनकी उद्योग नीति उठा करके देख लीजिए, मजदूर नीति उठा करके देख लीजिए। जो नीति हमने कहा ना कि जिनकी सरकारें चुन करके आएंगी उनकी नीतियां बनेंगी। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरीके से देश में जो है आपका एक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने वाली नीति पैदा की गई थी, उस नीति के तहत उद्योग धंधों का विकास हुआ था। पर इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने उद्योग धंधों के विकास और नीतियां जो है पिछले 14-15 सालों में इन लोगों ने बंद करा दिया। आप जो सिंदरी एफसीआई की अगर बात करेंगे, वो फैक्ट्री किसके कार्यकाल में बंद हुई थी? आप कहेंगे लाल झंडे के आतंक से सिंदरी में कारखाना बंद हो गया, पर भाई सरकार, वो केंद्र सरकार से संचालित खाद कारखाना थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको बंद करवाया था। कि नीतियां शुरू से जो है वो मजदूर विरोधी, छोटे व्यापारी विरोधी, उद्योग, छोटे उद्योग धंधों को नहीं पनपने देना, है ना। क्योंकि इनका तो भाई लाडला बेचेगा। अगर एक सुई बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री डालनी है तो वो सुई जो है उनका लाडला बनाएगा, अडानी जी बनाएंगे, पूरा सेंट्रलाइज होगा। रेलवे बेच दिए, सेल बेच दिए, बेल बेच दिए। तो ये तमाम जो है वो 1-2 घरानों के हाथ में जो है सिमटने के लिए सारे छोटे उद्योग धंधे और व्यापारियों को किस तरह से बर्बाद कर दिया जाए, और उनके खिलाफ में नीतियां बना करके तमाम उद्योग धंधे को उन्होंने बंद करा दिया। क्या बोलना चाहेंगे निरसा विधानसभा का जो बंद फैक्ट्रियां पर आप आरोप लगाते हैं? पर आप 25 वर्षों में मैं आपको अभी गिना रहा हूँ, रिलायंस फाइब्रिक्स, KMCL, KFS, बिहार फाइब्रिक्स, थापर एंड थापर, अशोक फैक्ट्रीज, ऐसे 30 से ज्यादा कल कारखाने जो पिछले 25 सालों में बंद हुए हैं। क्यों बंद करो? इन लोगों की राजनीति के कारण, जो लालगढ़, मैंने आपको इससे पहले कहा था कि इस निरसा को लालगढ़ कहा जाता है। 25 साल से ज्यादा सिर्फ एक छत्र राज इन लोगों ने किया है, और इस दरमियान में सारे कल कारखाने बंद हो गए हैं। मैं मानता हूँ कि आप मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन सी हक की लड़ाई की हमेशा बंद हो जाती है? आप लड़िए, उसको चालू करने के लिए, बंद कराने के लिए मत लड़िए। जी ने तो कहा कि रघुवर दास को हाई कोर्ट से नोटिस गया था, फिर भी कल कारखाना खुलवाने के लिए कोई जवाब नहीं दिया। ये रघुवर दास सिर्फ 5 वर्ष के लिए आए थे। रघुवर दास 5 साल के लिए सत्ता में आए थे। रघुवर दास को नाम लेकर के आप खुद को नहीं बचा सकते हैं। 2014 की चुनाव चल रही थी, इसी श्रमिक कल्याण केंद्र में अरूप चटर्जी भाषण देते, मैं इसको सुन रहा था। लाल झंडा का राज्य में कल कारखाना बंद हुआ, आपका कहना ये? निश्चित तौर पर। इसका जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो झारखंड में हमेशा भारतीय राज रहा। 22 साल में सबसे अधिक समय तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार में विधायक था लाल झंडा का। ठीक है, एक विधायक जो है वो स्टेट की नीतियां नहीं बना सकती है, और हम लोग जो है सरकार या सत्ता में जो है उस तरीके से नहीं रहे। 6-7 साल का ही लगभग समय काल रहा होगा। इस समय जो है सत्ता में 25 साल से रहा लाल झंडा।
निरसा में? नहीं, हम स्टेट की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना। आप एक विधानसभा से या एक विधायक होकर के तो आप जो है नीतियां तो नहीं बना सकते ना। नीतियां सरकार बनाती हैं, फैक्ट्रीज बंद कराना, ये कराना, ये तमाम काम जो है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अधिकतर समय जो है झारखंड में शासन में रहा है। आपका कहना है कि बीजेपी बंद करवाया? पूरे राज्य की बदहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है निश्चित तौर पे। और ये हम लोग खुले शब्दों में कह रहे हैं कि झारखंड की दुर्गति के लिए या झारखंड की जगह पर लूट खंड बना देने में अगर किसी की सबसे अहम भूमिका रही है तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है। इनका कहना है कि फैक्ट्रिया जो बंद हुआ वो बीजेपी का कारण। बंद कारखाना है तो आप ट्रेन में चढ़ेंगे, जैसा कि हमारे मित्र बता रहे थे अभी कि आप जब ट्रेन में चढ़ेंगे कुमारहंस स्टेशन से तो आपको बंद कारखाना का परिदृश्य आपको दिख जाएगा। और यहाँ के लोगों से भी आप पूछिए, हर कारखाने के ऊपर अगर फटा पुराना कोई झंडा का दिखेगा तो उसका झंडा का रंग लाल होगा। लाल झंडे ने ही बंद कराया है। पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, मैं नौजवान हूँ झारखंड का। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को अलग किया, यहाँ की खनिज संपदा लाल झंडे ने ही बंद कराया, इनका कहना है। आप देखिए, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो सर के बल में मुद्दा लाते हैं और उनका ये पुराना आदत है, वो हमेशा उल्टे मुद्दे लाते हैं और उन मुद्दों में खुद ही घिर जाते हैं। क्योंकि हमारे मित्र साथियों को ये जानकारी नहीं है या उन्होंने इसकी गणना नहीं की कि झारखंड 2000 में बना और 2002 में बना। और उसके बाद से जो है आप देखेंगे तो लगातार जो है आपका भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे शासन किया है, यहाँ पे शासन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है यहाँ पे तमाम बदहाली, लूटखंड, मधुकोड़ा, रघुवर दास का हाथी उड़ना, प्रोजेक्ट भवन में हाथी उड़ना और तमाम तरह के भ्रष्टाचार। जनता ने बिजली बिल जमा किए, बिजली बिल के पैसे डीवीसी को नहीं मिले, ये तमाम तो बिजली बिल पब्लिक ने जमा किया लेकिन वो बिजली बिल डीवीसी में पैसा बकाया है झारखंड का। और झारखंड के खजाने को खाली करके, लूट करके ये लोग जो है वो पूरे स्टेट को ही बर्बाद कर दिए। स्टेट के पास धन नहीं रहेगी, राशि नहीं रहेगी, वो छोटे उद्योगों को कैसे। तो इनका ये कभी उद्देश्य रहा ही नहीं कि झारखंड को जो है वो क्या बोलते हैं कि आपका हम लोग जो है झारखंड को जो है उन्नत करें या समृद्ध करें या झारखंड की प्रगति की बात करें। उनको तो बस सत्ता आना है, सत्ता आते ही साथ वो अपने जो है अडानियों को यहाँ पर जमीन देना शुरू करेंगे, बड़का गांव कराएंगे, बड़का गांव में गोली चलाएंगे, है ना, और आदिवासियों की हत्या करेंगे। तो ये तमाम जो है इनके मुद्दे रहे। किसी तरह से लूट लेना है यहाँ की खनिज संपदा को। छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, है ना, आप देखिए, बाकी तमाम जहां पर भी खनिज संपदा की बात कर रहे तो मुद्दा ही है कि महागठबंधन खनिज लूट रहा, कोयला लूट रहा, बालू लूट रहा। ये तो मुद्दा है इनका। तमाम कुलियरी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हाथों में होती है, CISF के अधिकारियों के हाथ में होती है, लोकल थाना के हाथ में नहीं होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आपका जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है वो कोयले की सुरक्षा कैसे कर रही है और किस तरीके से कर रही है। कोल मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है और कोयले की पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में। हमने कहा ना कि हमेशा उल्टे मुद्दे लेकर के आते हैं, ठीक है, जिसमें अंततः ये लोग खुद ही गिर जाते हैं। तो इनके मुद्दे हमेशा अजीबोगरीब निराले ही होते हैं। चोरी, कोयले के तमाम जो मुद्दे हैं वो उसके जवाब केंद्र सरकार भी करवाता है। देखिए, केंद्र सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। सारे सवाल उसी पे उठेंगे जिसके पास उसका मालिकाना हक है। राज्य सरकार के पास कोयले का मालिकाना हक नहीं है तो वो उसका सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो कोयला चोरी बीजेपी करवाता है, उसी का रक्षा करना उसी। देखिए, ये जो है खोखला बात है, इसका आप लोग मूल्यांकन करिए कि ये जो बात कर रहे हैं इसी तरह का झूठ फरेब और इसका सहारा लेते हैं आप। कोयले में क्या संलिप्तता कैसे होता है, कहाँ क्या मंथली जाता है, सचिन बाबू ये आप सब लोग जानते हैं, निरसा के लोग हैं, एक आदमी जानता है कि कोयला चोरी किस तरह से बढ़ा। में पुलिस सशक्त है कि CISF सशक्त है। अभी CISF कोई गाड़ी पकड़ के जाती है, थाना वाला उस पर केस नहीं करता। केस करने का अधिकार क्या थाना, CISF के पास थाना होता है? राज्य सरकार के न्यायिक व्यवस्था देखना राज्य सरकार के अंदर में है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके क्षेत्र में अगर काम हो रहा है तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। विधायक जी भी प्रभावित करते हैं किसी भी विषय को। इन्होंने कहा कि मैं सरकार में नहीं रहा हूँ, तो ये सही बात कही, सरकार में नहीं रहे हैं। और इनका जो है जहाँ सरकार में रहे हैं, जब ये पश्चिम बंगाल में थे तो 600 कारखाना को बंद कर दिया गया था, वहाँ जूट मिल को बंद कर दिया गया था, वहाँ पेपर मिल को बंद कर दिया गया था। इसका सारा साक्ष्य है। तो उनको व्यक्तिगत तौर पर इसका क्रेडिट लेना मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। खूब बनाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे कुछ नहीं किया आपकी सरकार। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में इस सवाल को किसने उठाया,
ये देखना चाहिए मास्टर साहब। मैं बीच में थोड़ा सा मास्टर साहब को देखना चाहिए कि ऑन रिकॉर्ड ये सवाल किसने उठाया। आप पाएंगे कि 2 बार इस सवाल को विधानसभा में मात्र एक विधायक ने उठाया है, वो अरूप चटर्जी थे। और उन्हीं के जब रघुवर दास के पहले वाली जब झारखंड सरकार, जब हेमंत सोरेन जब सीएम थे, उस दौरान उनके सवाल पर इसको स्वीकृति मिली थी कैबिनेट में। तो धनबाद में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसका अगर श्रेय जाता है ऑन रिकॉर्ड, है ना। और मार्क्सवादी छात्र फेडरेशन जो है उस दौरान सड़कों पर भी इसको लेकर के आंदोलन लड़ाई लड़ी। तो ये एक होता ही है। दूसरी चीज है निरसा में पॉलिटेक्निक की स्थापना हो, चाहे आपका डीएवी की स्थापना में भूमिका हो, वो तमाम चीजें वो अलग सवाल है। अब सब बड़े मुद्दे पर हम आते हैं। बड़े मुद्दे पर आते हैं कि कॉमरेड विनोद बिहारी महतो, ये विनोद बिहारी महतो का नाम लेते हैं और जोर जोर से उनका नाम चीख लेने से वो आपकी धरोहर नहीं हो जाएगी। वो धरोहर तो हमारे ही रहेंगे क्योंकि वो तो कॉमरेड थे। आप किसी भी व्यक्ति की पूजा करके उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति की विचारधारा पर बात करके उस पर चल के उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। वो सीपीएम के थे, पहले कम्युनिस्ट थे, और उन्होंने निश्चित रूप से झारखंड आंदोलन में सबसे बड़े भाई की भूमिका जो है वो विनोद बिहारी महतो ने निभाई। और वो हम सबों के श्रद्धेय है और हम सबों के आदर्श पुरुष है। और हम लोग उनके विचारधारा को, जो विचारधारा विनोद बिहारी महतो ने दिया कि भाई वामपंथ के झंडे को, लाल झंडे को, कॉमरेड ए.के. राय को स्थापित करने, तमाम में उनके भूमिका रही है। विनोद बिहारी महतो नहीं होते तो राय साहब शायद ही कभी मतलब अपने विचारधारा को यहाँ स्थापित करने में सफल हो पाते। तो हम लोग विनोद बिहारी महतो की विचारधारा पे चलने वाले सच्चे सिपाही हैं। आप चीख चीख के उनके नाम ले लेने से वो आपके धरोहर नहीं हो जाएंगे। वो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपका वामपंथियों के धरोहर है और हमारे लीडरशिप में वो आते हैं। बोलिए बड़ा लास्ट करेंगे, 1 मिनट में खत्म। बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये लोग टैग लगा देते हैं, ये हमारे धरोहर हैं। बड़ा अजीब विडंबना है। कोई बड़ा नाम देखा जिसके जरिए राजनीति किया जा सकता है, ये अपना टैग लगा देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ विनोद बिहारी महतो के लिए। विनोद बिहारी महतो जो संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और झारखंड के पितामह कहलाते हैं, झारखंड के वो पितामह कहलाते हैं। और हम चीख चीख कर बात नहीं करते हैं। विनोद बिहारी महतो के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हम लोग हैं। सबसे पहले तो ये हो जाने चाहिए। अभी भाई साहब बता रहे थे कि पॉलिटेक्निक की स्थापना ही हमने यूनिवर्सिटी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, पेड़ के टहनियों पर पानी डालने से पेड़ जिंदा नहीं रहेगा, तो उसके जड़ों पर डालना पड़ता है। आप यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, आप पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर लेते हैं, आप डिग्री कॉलेजों की बात कर लेते हैं। बिहारी महतो हमारे धरोहर है और झारखंड के धरोहर है। इनके धरोहर ये कौन सी भाषा है? इनका धरोहर है, ये कौन सी भाषा है? पहले तो सीपीआई के नेता थे ये बोल। पहले इनको तो इस बात पर क्षमा मांगना चाहिए कि विनोद बिहारी महतो हमारे धरोहर थे, कि धरोहर नहीं थे, वो झारखंड के धरोहर है, इस देश के धरोहर है, ये बताना पड़ेगा। आज महात्मा गांधी जी किसी एक कांग्रेस के धरोहर नहीं है, भगत सिंह जी वामफ्रंट के धरोहर नेता थे, सीपीआई के नेता कभी नहीं थे। विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो सीपी के लीडर थे। और उसके बाद जब बाद में करेक्शन कर दिया जाए से जब निकाल दिया गया, उसके बाद जब झारखंड मोर्चा बनी तो उसके बाद तमाम नेताओं ने मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आगे बढ़े। ये थोड़ा सा इतिहास जो है इनको मालूम होना चाहिए। निश्चित रूप से वो सीपीआईएम से गए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बने तो उसमें गए। बिल्कुल, पहले तो इनको सुधार लेना, मुझे लगता है कि भाई साहब को थोड़ा माफी भी मांग लेना चाहिए। इनका कहना था सीपीआई से निकाला, फिर झारखंड सीपीआई से राय साहब को निकाला गया था। हमने कहा सीपीआई से राय साहब जब सीपीआई से खुद को अलग कर लिए कुछ मतभेदों के कारण सीपीएम से, ठीक है, जब राय साहब खुद को सीपीएम से अलग कर लिए तो विनोद बिहारी महतो भी उसी समय राय साहब के साथ जो है वो भी सीपीएम से अलग हो गए। बिल्कुल भी नहीं, ये सीपीआई के नेता बिल्कुल भी नहीं इसको लास्ट कीजिए। अब दर्शक लोग जवाब देगा सीपीआई के नेता थे कि नहीं। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन कुशवाहा की रिपोर्ट। जय हिंद।